नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से बात करने जा रहे हैं जिसने हाल ही में सबका ध्यान खींचा है। मेरा मतलब है नेपाल में हुए विरोध प्रदर्शन, और इसमें भी खास तौर पर जो नई पीढ़ी है जिसे हम जनजी कहते हैं, उसकी सक्रिय भूमिका। हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो इन घटनाओं के कई अलग अलग पहलुओं पर रोशनी डालते हैं। तो आज हम इन्हीं के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये विरोध क्यों भड़के, ये कैसे सिर्फ एक मुद्दे से बढ़कर एक बड़े जन आंदोलन में बदल गए, और जो प्रदर्शन कर रहे थे उनकी असल मांगे क्या थी, क्यों ये जो शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ आंदोलन था वो हिंसा की चपेट में आ गया, फिर इसके राजनीतिक नतीजे क्या निकले, और इसका असर क्या सिर्फ नेपाल तक ही रहा या फिर भारत और दुनिया पर भी इसका क्या प्रभाव पड़ा। और हाँ, अंत में सबसे बड़ा सवाल, अब नेपाल का भविष्य वो किस दिशा में जाता दिख रहा है। इन सब पर विस्तार से चर्चा करने के लिए और इन स्रोतों से जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन्हें निकालने में हमारी मदद करने के लिए हमारे साथ एक विशेषज्ञ मौजूद हैं। आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। तो चलिए सबसे पहले उस चिंगारी की बात करते हैं। मतलब वो क्या तात्कालिक कारण था जिसने खासकर युवाओं को सड़कों पर उतरने पे मजबूर कर दिया? जी देखिए, इस पूरे घटनाक्रम की जो शुरुआत हुई वो नेपाल सरकार के एक काफी अप्रत्याशित फैसले से हुई। सरकार ने अचानक ही देश में फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसे जो बहुत ही लोकप्रिय और मतलब बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पे प्रतिबंध लगा दिया। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध, ये तो आज के दौर में जहां मतलब लोगों की जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा ऑनलाइन है, ये तो वाकई एक बहुत बड़ा कदम था, खासकर युवाओं के लिए, है ना? बिल्कुल। और इसी कदम ने सीधे तौर पर युवाओं के गुस्से को भड़का दिया। हमें ये समझना होगा कि नेपाल के संदर्भ में और खासकर जेनजी के लिए सोशल मीडिया सिर्फ आप कह सकती हैं दोस्तों से बात करने या मनोरंजन का साधन भर नहीं है। अच्छा। जहां पारंपरिक मीडिया पर अक्सर राजनीतिक दलों या सत्ता का प्रभाव दिखता है, वहीं सोशल मीडिया इन युवाओं के लिए अपनी बात रखने, बहस करने, जानकारी साझा करने और यहाँ तक कि संगठित होने का एक अहम मंच बन गया था। सही बात है। और कई बार तो शायद एकमात्र विश्वसनीय मंच। तो इस पर पाबंदी लगाना उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। हाँ, ये बात तो समझ में आती है कि अभिव्यक्ति के इतने बड़े माध्यम पर रोक लगने से नाराजगी हुई होगी। लेकिन जैसा कि आप कह रही हैं और स्रोत भी बताते हैं, ये विरोध सिर्फ सोशल मीडिया बैन तक रुका नहीं रहा। ये कैसे एक इतने बड़े व्यापक जन आंदोलन में बदल गया? क्या ये गुस्सा पहले से ही कहीं और सुलग रहा था? आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। यही इस आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। शुरुआत भले ही सोशल मीडिया प्रतिबंध के विरोध में हुई हो, लेकिन इसने बहुत तेजी से एक बड़ा रूप ले लिया। असल में ये गुस्सा सिर्फ उस एक फैसले के खिलाफ नहीं था। अच्छा। ये नेपाल में जो लंबे समय से पनप रहे गहरे मुद्दे थे, जैसे समाज में फैला हुआ भ्रष्टाचार, लगातार बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या और जो गहरी सामाजिक असमानता है, उसके खिलाफ जनता के मन में जो दबा हुआ असंतोष था, उसका एक तरह से ये विस्फोट था। सोशल मीडिया बैन ने तो बस उस दबे हुए गुस्से को बाहर निकलने का एक तात्कालिक कारण दे दिया। लोग व्यवस्था से जुड़े बुनियादी सवालों पर आवाज उठाने लगे। यानी ये सिर्फ डिजिटल अधिकारों की लड़ाई नहीं रही, बल्कि ये तो व्यवस्था में बदलाव की मांग बन गई। तो फिर इन प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगे क्या थीं? मतलब क्या कोई एक स्पष्ट एजेंडा सामने आया? जी, जैसे जैसे ये आंदोलन आगे बढ़ा, प्रदर्शनकारियों की मांगे और ज्यादा स्पष्ट होती गईं। हालांकि कई अलग अलग समूह थे, अलग अलग आवाजें थीं, लेकिन दो प्रमुख और सच कहूं तो काफी चौंकाने वाली मांगे प्रमुखता से उभर कर सामने आईं। क्या थी वो? पहली, देश में राजशाही व्यवस्था की वापसी की जाए। राजशाही की वापसी? जी। और दूसरी, नेपाल को आधिकारिक तौर पर फिर से एक हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। राजशाही की वापसी और हिंदू राष्ट्र की घोषणा, ये तो नेपाल का जो मौजूदा ढांचा है, मतलब धर्मनिरपेक्ष गणतांत्रिक ढांचा, उसके तो बिल्कुल विपरीत मांगे हैं। जाहिर है इन मांगों ने आंदोलन को और पेचीदा बना दिया होगा। बिल्कुल। लेकिन फिर ये आंदोलन जो अपनी आवाज उठाने के लिए शुरू हुआ था, वो हिंसक कैसे हो गया? ये शांतिपूर्ण प्रदर्शनों से बात आगजनी और तोड़फोड़ तक कैसे पहुंच गई? हाँ, दुर्भाग्यवश स्थितियां जो हैं वो नियंत्रण से बाहर होती चली गईं। शुरुआत तो शांतिपूर्ण रैलियों और मार्च से हुई थी, जो राजधानी काठमांडू और देश के दूसरे हिस्सों में भी निकाले जा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे तनाव बढ़ता गया, खासकर जब प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ी और उनकी मांगे और ज्यादा मुखर होने लगी, तब टकराव की स्थिति बनने लगी। और इसके बाद हमें हिंसा की दुखद घटनाएं देखने को मिली।
कुछ प्रदर्शनकारियों के गुटों ने कह सकते हैं उग्र रूप ले लिया। उन्होंने संसद भवन, दूसरी महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों और कुछ राजनीतिक नेताओं के घरों को निशाना बनाया, जहां आगजनी और तोड़फोड़ की गई। इस तरह की घटनाओं ने माहौल को और ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया, जाहिर है। और जाहिर सी बात है, जब हिंसा इस स्तर पर पहुंची होगी तो फिर सरकार की प्रतिक्रिया भी आई होगी। कैसे संभाला उन्होंने? बिल्कुल, सरकार ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर पुलिस बल का प्रयोग किया। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया। लेकिन अक्सर जैसा होता है, बल प्रयोग से स्थिति सुधरने के बजाय और बिगड़ गई। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें और तेज हो गई। जब पुलिस कार्यवाही से भी स्थिति काबू में नहीं आई तो सरकार ने और कड़े कदम उठाए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सेना को सड़कों पर तैनात कर दिया गया। सेना को? जी, सेना को। और कई संवेदनशील इलाकों में कर्फ्यू भी लगा दिया गया। अब सेना की मौजूदगी और कर्फ्यू ने आम लोगों के मन में डर और अनिश्चितता का माहौल पैदा कर दिया। इससे विरोध और ज्यादा भड़कने का भी डर बढ़ गया। इस पूरे टकराव और हिंसा में क्या जान माल के नुकसान की भी खबरें आई, जैसा कि ऐसे मामलों में अक्सर होता है? हाँ, और ये इस आंदोलन का सबसे दुखद पहलू रहा। विभिन्न स्रोतों से जो रिपोर्ट्स मिली, उनके अनुसार इन विरोध प्रदर्शनों और उसके बाद हुई झड़पों के दौरान लगभग 22 लोगों की जान चली गई। 22 लोग? जी, लगभग 22 लोग, और सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए। ये आंकड़े दिखाते हैं कि स्थिति कितनी ज्यादा गंभीर हो गई थी और इसकी मानवीय कीमत कितनी भारी चुकानी पड़ी। ये वाकई एक बहुत गंभीर और चिंताजनक स्थिति थी। इतने बड़े पैमाने पर विरोध, हिंसा और फिर ये जानमाल का नुकसान। इसके बाद क्या इसका कोई फौरी राजनीतिक परिणाम देखने को मिला? क्या सरकार पे इसका कोई असर हुआ? जी हाँ, इसका सीधा और बहुत बड़ा राजनीतिक असर हुआ। देश भर में फैले इस व्यापक विरोध और बढ़ते दबाव के कारण जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, केपी शर्मा ओली, उन पर इस्तीफा देने का भारी दबाव बना। अच्छा। और आखिरकार उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। ये दिखाता है कि जब जनता एकजुट होकर आवाज उठाती है तो उसका असर कितना शक्तिशाली हो सकता है। प्रधानमंत्री के इस्तीफे के साथ ही वो सोशल मीडिया प्रतिबंध भी हटा लिया गया, जिसने इस पूरे विरोध प्रदर्शन को शुरू करने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि प्रधानमंत्री के बदलने और प्रतिबंध हटने के बावजूद विरोध प्रदर्शन पूरी तरह से समाप्त नहीं हुए हैं। वो जो बुनियादी मुद्दे थे, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और वो जो मांगे थी राजशाही और हिंदू राष्ट्र की, वो मुद्दे अभी भी हवा में है और उनका समाधान होना बाकी है। जाहिर है। अच्छा, नेपाल में जब भी कोई बड़ी घटना होती है तो उसका असर उसके पड़ोसी देशों पर पड़ना स्वाभाविक है, और खासकर भारत पर। भारत इस पूरी स्थिति को कैसे देख रहा था और इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? आप सही कह रहे हैं। नेपाल की राजनीतिक स्थिरता और सामाजिक शांति ये भारत के लिए हमेशा से ही बहुत महत्वपूर्ण रही है। इसके कई कारण हैं। एक तो हमारी लंबी खुली सीमा है। बिल्कुल। गहरे सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक संबंध है। लाखों नेपाली नागरिक भारत में काम करते हैं, भारतीय नागरिक नेपाल में रहते हैं। इसलिए नेपाल में किसी भी प्रकार की बड़ी राजनीतिक अस्थिरता या अशांति का सीधा असर भारत की सुरक्षा और सामाजिक ताने बाने पर पड़ सकता है। इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए भारत ने स्थिति पर बहुत बारीकी से नजर रखी और कुछ एहतियाती कदम भी उठाए। खास तौर पर नेपाल से सटी जो भारतीय सीमा है, वहां सुरक्षा बलों की चौकसी बढ़ा दी गई। अच्छा। ताकि नेपाल की अस्थिरता का असर सीमा पार ना फैले और किसी भी तरह की अवांछित गतिविधियों जैसे घुसपैठ या तस्करी को रोका जा सके। भारत सरकार ने संयम बरतने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने का भी आग्रह किया था। भारत के अलावा क्या दुनिया की और बड़ी ताकतें भी नेपाल के इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए थीं, जैसे चीन या अमेरिका? निश्चित रूप से नेपाल की जो भू रणनीतिक स्थिति है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये दो बड़ी एशियाई शक्तियों भारत और चीन के बीच स्थित है। इसलिए नेपाल में होने वाले किसी भी बड़े राजनीतिक बदलाव पर न केवल भारत और चीन बल्कि अमेरिका और अन्य यूरोपीय देश भी करीब से नजर रखते हैं। नेपाल के नेतृत्व में कोई भी बड़ा फेरबदल या उसकी विदेश नीति में कोई बदलाव इस पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र की भू राजनीति को प्रभावित कर सकता है। इसलिए सभी प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी नेपाल की स्थिति को बहुत ध्यान से देख रहे हैं और अपने अपने हितों के अनुसार स्थिति का आकलन कर रहे हैं। तो अब हम उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं
जिसका जवाब शायद हर कोई जानना चाहता है। नेपाल के लिए आगे की राह क्या है? भविष्य में क्या हो सकता है? क्या ये अनिश्चितता का दौर लंबा चलेगा? ईमानदारी से कहूं तो अभी कुछ भी निश्चित तौर पर कहना बहुत मुश्किल है। स्थिति अभी भी काफी नाजुक और अनिश्चित बनी हुई है। प्रधानमंत्री बदल गए हैं, लेकिन व्यवस्था से जुड़े जो गहरे सवाल हैं वो अभी भी अनुत्तरित हैं। कई बड़े प्रश्न हैं जिनका जवाब शायद आने वाला समय ही देगा। जैसे एक बड़ा सवाल ये है कि सेना जिसे संकट के समय सड़कों पर उतारा गया था, क्या वो भविष्य में भी पर्दे के पीछे से या सीधे तौर पर देश की राजनीति में कोई भूमिका निभाएगी? ये एक अहम सवाल है। बिल्कुल। दूसरा, क्या इस राजनीतिक उथल-पुथल और जन आंदोलन के बीच से कोई नया, सर्वमान्य और मजबूत नेतृत्व उभर कर सामने आ पाएगा जो देश को स्थिरता दे सके? और सबसे बुनियादी सवाल, क्या नेपाल का मौजूदा धर्मनिरपेक्ष गणतांत्रिक ढांचा बना रहेगा या फिर प्रदर्शनकारियों के एक वर्ग की मांग के अनुरूप राजशाही की वापसी या हिंदू राष्ट्र की तरफ देश बढ़ेगा? बहुत सारे सवाल हैं। जी, इन सभी सवालों का जवाब इस बात पर निर्भर करेगा कि नेपाल के लोग, वहां के विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज और अन्य हितधारक आने वाले समय में कैसे कदम उठाते हैं। उनकी आपसी एकता, उनकी राजनीतिक समझदारी, संवाद की इच्छा और भविष्य के लिए उनकी साझा रणनीति ही ये तय करेगी कि नेपाल किस दिशा में आगे बढ़ेगा। रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन संभावनाएं भी हैं। वाकई भविष्य अनिश्चितताओं से भरा लगता है। अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को देखें और इससे कोई एक सबसे बड़ा सबक या संदेश निकालने की कोशिश करें, तो वो क्या होगा? इस आंदोलन ने क्या दिखाया है? मेरे विचार में नेपाल का ये हालिया आंदोलन दक्षिण एशिया के संदर्भ में कई महत्वपूर्ण सबक और संदेश देता है। सबसे पहले ये जन सशक्तिकरण यानी पीपल्स पावर का एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण है। ये दिखाता है कि जब आम लोग, विशेष रूप से युवा पीढ़ी, अपने अधिकारों, अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अपने भविष्य के लिए दृढ़ संकल्प के साथ खड़े होते हैं, तो वो बड़े से बड़े राजनीतिक बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं। सही। दूसरे, ये लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिक भागीदारी के महत्व को रेखांकित करता है। भले ही आंदोलन के दौरान हिंसा हुई, जो निंदनीय है, लेकिन इसकी जड़ें लोगों की अपनी आवाज सुनाने की इच्छा में थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये इस बात का प्रमाण है कि जब लोग संगठित और एकजुट होते हैं, तो वो किसी भी ऐसी ताकत का सामना कर सकते हैं जो उनकी आवाज को दबाने, उनके अधिकारों को छीनने या उनके भविष्य को खतरे में डालने का प्रयास करती है। ये आंदोलन दिखाता है कि लोकतंत्र में असली ताकत अंततः जनता के हाथों में ही निहित होती है और युवा पीढ़ी उस ताकत का एक बहुत अहम हिस्सा है। बहुत ही व्यावहारिक और गहरा विश्लेषण। इस पूरी जानकारी और इन बारीकियों को हमारे सामने रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो आज की हमारी ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। हमने नेपाल के हालिया घटनाक्रमों की तह तक जाने की कोशिश की, विरोध की वजहों को समझा, आंदोलन के फैलाव और उसकी मांगों पर गौर किया, हिंसा के कारणों और राजनीतिक परिणामों का विश्लेषण किया और हाँ, भविष्य की अनिश्चितताओं और संभावनाओं पर भी बात की। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नए विषय और उसके गहन विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए